Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. नीले समंदर की लहरों पर जब लोहे के बड़े बड़े जहाज सरकते हैं तो उन्हें शायद ही ये गुमान होता है कि चंद मिनटों में लहरों को चीरती हुई गोलियां उनके वजूद को चुनौती देंगी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की उस संकरी गली में जिसे दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है, अचानक बारूद की गंध फैल गई। भारत की ओर आ रहा एक विशालकाय मालवाहक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की गनबोट्स ने उसे घेर लिया। सन्नाटा चीखती गोलियां और भारी मशीन गनों की गड़गड़ाहट में तब्दील हो गया। यह महज एक सैन्य कार्रवाई बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वैश्विक व्यापार के सीने पर दागी गई एक ऐसी चेतावनी थी जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। बुधवार की वो दोपहर सामान्य नहीं थी। ओमान के तट से महज 15 समुद्री मील दूर लाइबेरिया का झंडा लहराता एक विशाल कंटेनर जहाज गुजरात के मुद्रापुर की ओर बढ़ रहा था। चालक दल को उम्मीद थी कि वे जल्द ही भारतीय तट पर होंगे, लेकिन तभी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की तेज रफ्तार गनबोट्स ने उनके जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। कैप्टन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और गनबोट से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। गोलियों की इस बौछार ने जहाज के ब्रिज यानी कि उस हिस्से को बुरी तरह छलनी कर दिया जहां से जहाज का संचालन होता है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने पुष्टि की कि हमला इतना भयानक था कि जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि चालक दल का कोई भी सदस्य इस हमले में हताहत नहीं हुआ। ईरान ने यह सिर्फ गोलीबारी नहीं की और इकलौती गोलीबारी ही नहीं, बल्कि 2 जहाजों MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोडोस को अपने कब्जे में लेकर उन्हें ईरानी तट की ओर मोड़ दिया गया। ईरान का आरोप है कि इन जहाजों के तार इजराइल से जुड़े हैं और इन्होंने समुद्री सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखकर नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की। अब ये घटना उस वक्त हुई जब दुनिया को उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम अब क्षेत्र में शांति लाएगा। हॉर्मुज़ से आर्थिक व्यापार ठीक ढंग से पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन तेहरान ने अचानक हॉर्मुज़ की घेराबंदी कर ये तो साबित कर दिया कि वो पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अब जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटा नहीं लेता, तब तक हॉर्मुज़ का रास्ता कमर्शियल जहाज़ों के लिए बंद रहने वाला है। भारत के लिए ये खबर किसी बुरे सपने जैसी है, बुरे सपने से कम भी नहीं है। मुद्रापोर्ट जाने वाले जहाज़ पर हमला सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों पर कड़ा प्रहार है। अब ये पहली बार नहीं है जब भारतीय हितों से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाया गया हो। 18 अप्रैल का दिन आप याद कीजिए, वहां पर भी ईरान की ओर से भारतीय जहाज़ पर गोलीबारी की गई थी। जाहिर तौर पर MV कैंप प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले हमें याद हैं, जिसने भारत को गहरे समुद्र में अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर किया था। भारत को जवाब देना पड़ा था। ईरान के इस आक्रामक रुख ने भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ा दी क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है, आयात करता है, और अगर इस तरह हमले होते रहे तो भारत का ऊर्जा क्षेत्र डगमगाएगा, ऊर्जा के साधन कम हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति पर इससे काफी बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। सवाल ये उठता है कि भारत इस पर अब रुख क्या अपनाने वाला है। भारत की रणनीति क्योंकि हमेशा से संतुलित रही, लेकिन जब बात अपने आर्थिक हितों की आती है तो नई दिल्ली का तेवर कड़ा हो जाता है। भारतीय नौसेना पहले से ही अरब सागर और अदन की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने युद्धपोत तैनात कर चुकी है। आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र में ही अपने विध्वंसक जहाजों की गश्त बढ़ाएगा ताकि भारतीय तटों की ओर आने वाले जहाजों को सुरक्षा घेरा दिया जाए, इस तरह के ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत अब ईरान से सीधी बात करने की तैयारी में है। एक तरफ जहां ईरान के साथ भारत के पुराने और ऐतिहासिक संबंध हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्री डकैती और इस तरह के हमलों को भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के साथ साथ ईरान पर दबाव बनाएगा कि वो कम से कम उन जहाजों को निशाना ना बनाए जो कि सीधे तौर पर भारतीय बंदरगाहों से जुड़े हैं, जुड़ाव रखा करते हैं। ये घटना इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का पानी और भी ज्यादा गर्म होगा, खारा होगा और भारत को अपनी समुद्री सीमा से हजारों मील दूर एक नया मोर्चा संभालने के लिए हर वक्त हर पल तैयार रहना पड़ेगा।
और अंत में बात देश के सियासी तूफान की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम चुका है। अब आचार संहिता लगा दी गई। इन महत्वपूर्ण सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है और इस चुनाव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया का सबसे बड़ा विवाद हम सब ने देखा। जगह जगह प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा ने भी बेहद परेशान किया था बंगाल को, और इस चुनाव में क्या कुछ असर होगा वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। और इसके चलते ही सत्ताधारी TMC और भाजपा के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को भी मिली। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए और केंद्रीय सुरक्षा बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात कर दी गई। लगभग 3.60 करोड़ मतदाता पहले चरण में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस बार चुनाव आयोग कोई कसर छोड़ भी नहीं रहा और करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को मैदान में उतार दिया गया। आयोग ने 8000 से अधिक मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया, जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, बर्धमान और कूच बिहार जैसे जिले शामिल रहेंगे। इन संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अलावा सर्विलांस टीमें और 2193 क्विक रेस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी गई। SIR का मुद्दा इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान केंद्र में रहा, क्योंकि मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में 7.4 लाख से ज्यादा नाम सूची से हटा दिए गए। TMC का आरोप है कि विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नाम को काटा गया है, नाम हटाए गए हैं, जबकि आयोग कहता है कि ये केवल अयोग्य नामों को हटाने की एक नियमित प्रक्रिया है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों के घेराव के बाद अब इस मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी अधिक गरमाया है। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो उत्तर बंगाल में बुनियादी ढांचे की कमी, चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और गोरखलैंड की पुरानी मांग ने मतदान के समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया। वहीं मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों में गहराता कृषि संकट मतदाताओं के लिए एक बड़ी चिंता बना। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी उम्मीदवारों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया। इस चरण में कई बड़े और कई हाई प्रोफाइल चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नंदीग्राम में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी अपने पूर्व सहयोगी पवित्रकर को चुनौती देने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें होंगी भवानीपुर सीट पर, जहां शुवेंदु का सीधा मुकाबला होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। शुवेंदु ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, जिसे देखते हुए ये लड़ाई बेहद व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के वादे से चर्चा में आने वाले हुमायूं कबीर भी अपनी अलग पार्टी के साथ मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कूच बिहार के दिनहाटा में TMC के उदयन गुहा अपनी सीट बचाने की कोशिश करेंगे, जिनका मुकाबला होगा भाजपा के निषेध प्रमाणिक से, जिन्हें इस बार माथाभांगा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर TMC के दिग्गज नेता गौतम देव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बहरामपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी 2 दशक बाद विधानसभा चुनाव के मैदान में वापसी करने वाले हैं। पश्चिम मेदिनीपुर की खड़गपुर सदर सीट पर दिलीप घोष और TMC के प्रदीप सरकार के बीच कड़ा और सीधा मुकाबला होगा। इसके अलावा दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट और जंगीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर भी बहुकोणीय संघर्ष की स्थिति चुनाव में बनी रहेगी। तो ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें। आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, क्या है आपके मन में सवाल, अपने संशय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.